साथियों नमस्कार। क्लास 8 का जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम है उसके मॉडल पेपर आ चुके हैं। ठीक है, कुल पेपर आपका 80 नंबर का होगा और इसके टोटल 5 मॉडल पेपर दिए हुए हैं। तो इसमें जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो है निम्न वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी हमें ये जो अब सद वाले क्वेश्चन होते हैं वो दिए हुए हैं और इनके उत्तर हमें देने हैं। साथियों नमस्ते। बोर्ड एग्ज़ाम के जो मॉडल पेपर है वो आपके आ चुके हैं। आपका पेपर टोटल 80 नंबर का होगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम इनके प्रश्न उत्तरों को हल करते हैं। तो देखो यहाँ पहला जो क्वेश्चन है वो है A/B का योज्य प्रतिलोम होगा। तो मैंने आपको बताया था कि योज्य प्रतिलोम क्या होता है कि किसी संख्या में हम क्या जोड़े कि हमें 0 मिल जाए। जैसे यहाँ A/B है, मैं इसमें क्या जोड़ूं कि मुझे 0 मिल जाए। ठीक है, तो हमें पता है कि अगर कोई धनात्मक संख्या है और उसमें हमें माइनस की संख्या जोड़ दे तो वो 0 हो जाएगी। जैसे ये A/B कैसा है, प्लस का, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, माइनस का A/B। अगर ये माइनस का A/B मैं इसमें जोड़ूंगा तो मुझे उत्तर क्या मिलेगा, 0, है ना। तो यहाँ हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा B, माइनस का A/B। सेकेंड क्वेश्चन है 3x = 21 में x का मान होगा। तो ये 3x = 21, ये क्या है, एक समीकरण है। तो इसमें क्या है कि ये जो 3 है वो x के साथ गुणे में है और जब मैं इस 3 को उधर भेजूंगा तो ये गुणे में है और इधर किस में चला जाएगा, भाग में यानी बट्टे में। तो x और 21 तो अपनी जगह पर है, जब ये 3 उधर जाएगा तो बट्टे में 3 आ जाएगा। अब इन दोनों में 3 का पहाड़ा है तो हम इसको 3 के पहाड़े से काटेंगे, 3 एकम 3 और 3 साते 21। 7/1 का मतलब क्या हो जाएगा, 7, यानी x की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 7। तो यहाँ हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, A। क्वेश्चन नंबर 3, रेखिक समीकरण में चर की अधिकतम घात होती है। तो देखो जो हम समीकरण लिखते हैं जैसे x + 2 = 3, है ना, ये एक रेखिक समीकरण है और इसमें चर कौन है, x हमारा क्या है, चर। और रेखिक समीकरण हम उसे कहते हैं जिसमें चर की घात कितनी हो, केवल और केवल 1 हो। जब चर की घात 1 होती है तो उससे हम क्या कहते हैं, रेखिक समीकरण कहते हैं। तो हमारा सही उत्तर B हो जाएगा, +1। ठीक है। फोर्थ है चतुर्भुज के आमने सामने के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं। तो जो हमारा चतुर्भुज है उसके आमने सामने के जो बिंदु, ये 2 बिंदु आमने सामने के होते हैं और जब हम इनको मिलाते हैं तो ये क्या होते हैं, विकर्ण होते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं। ए यहाँ हमारा सही उत्तर हो जाएगा। पांचवा है समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं होती है 2:3 के अनुपात में, 1:2 के अनुपात में, 2:4 के अनुपात में या बराबर। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना जो समांतर चतुर्भुज होता है उसके आमने सामने की भुजाएं समांतर भी होती है और बराबर भी होती है। ठीक है, आमने सामने की भुजाएं समांतर भी होती है और बराबर भी होती है। तो यहाँ हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। फोर्थ है 6 है निम्न में से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो देखो जिस संख्या के पीछे 2, 3, 7 और 8, पीछे का मतलब जब इसका इकाई अंक में आपको कोई भी ये अंक दिखाई देता है, ठीक है, तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। तो देखो इसमें क्या आपको इसमें से कोई अंक दिखाई दिया, नहीं, नहीं, और यहाँ 9 है और यहाँ 1 है। तो ये अंक तो यहाँ पर कहीं नहीं है ना। लेकिन अब हमें बताना है इसमें से कौन पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, तो 441 जो है वो 21 का वर्ग है, 81 जो है वो 9 का वर्ग है और 2025 ये भी वर्ग होगा, लेकिन ये जो 79 है वो किसी का वर्ग नहीं है। ठीक है, इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी। अगर इस प्रश्न में देखो, ये प्रश्न आपको ऐसे नहीं पूछेगा। इस प्रश्न में क्या होगा, किसी भी एक ऑप्शन में 2, 3, 7 और 8 इकाई अंक आएगा। ठीक है, तो जब ऐसा आपको कहीं दिखाई दे तो वो पूर्ण अंक, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, है ना, ये ध्यान रखना। 7 है निम्न में से किस संख्या की वर्ग संख्या के अंत में
1 आएगा। यानी ये कह रहा है कि इनमें से मैं किसका वर्ग करूँगा तो उसके वर्ग करने पर कितना आएगा, 1 आएगा। तो देखो 109 है, ठीक है, 109। जब उसका मैं वर्ग करूँगा इसका मतलब होगा 109 का गुणा मुझे किससे करना है, 109 से करना है ना। तो 109 का गुणा जब मैं 109 से करूँगा तो सबसे पहले मैं 9 और 9 का गुणा कराऊंगा। तो 9 और 9 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 81। 81 में पीछे कितना आएगा, 1। बात समझ में आई भाई, 9 का 9 से गुणा करते हैं तो आता है 81, है ना। तो यहाँ पीछे कितना आएगा, 1। जब इनका गुणा करेंगे तो उत्तर तो कुछ और आएगा, लेकिन हमें तो इकाई अंक का पूछा है ना। तो इकाई अंक इसका कितना आ रहा है, 1। 2 का जब हम 82 का जब हम वर्ग करेंगे तो 2 का 2 से गुणा होता है 4, तो इकाई अंक 1 नहीं आया। 3 का 3 से गुणा करेंगे तो 9, इकाई अंक 1 नहीं आया। 7 का 7 से गुणा करेंगे तो आएगा 49, तो इसमें भी इकाई अंक 1 नहीं आया। तो इकाई अंक 1 किस में आ रहा है, 109 में आ रहा है, इसलिए हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, 109 हो जाएगा। अब देखो अंतिम 8वां जो प्रश्न है इस स्लाइड में वो है 120 का 80% होगा। तो 120 जब भी ऐसे प्रश्न आए तो आपको क्या करना है, का को इंटू बनाना है, ठीक है। का को क्या बनाना है, इंटू 80%, ये 80 और ये आ गया प्रतिशत। अब हमें प्रतिशत हटाना है तो 120 इंटू 80% हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100। अब हमें इसको सरल करना है तो 1 0 से 1 0 कटेगा, इसमें भी 1 0 से 1 0 कटेगा। 12 और 8 का हम गुणा करेंगे तो 12 आटे 96, है ना, 96। यानी हमारा आंसर क्या आएगा, सी, 96। प्रश्न संख्या 9 है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है। तो हमें पता है जो त्रिभुज है, ठीक है, उसमें 3 कोण होते हैं और इन तीनों कोणों की जोड़ कितनी होती है, 180। हमें ये पहले से पता है ना। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 10 है, मूल बिंदु के निर्देशांक है। तो यहाँ इसको हटा देते हैं, मूल बिंदु के निर्देशांक हमने ग्राफ पढ़ा है ना। तो एक तो लाइन जो क्षैतिज लाइन होती है इसको हम क्या कहते हैं, एक्स अक्ष, और जो ऊर्ध्वाधर लाइन होती है उसको हम क्या कहते हैं, वाई अक्ष। और ये जो दोनों लाइनें जहाँ पर ये प्रतिच्छेद करती है, काटती है, इस बिंदु को हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। और इस बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो होते हैं 0,0। तो जब भी आपको उत्तर पूछे कि भाई मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं तो आप क्या बोलोगे, 0,0। तो सी यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा, है ना, इसका ध्यान रखना आप। अगला प्रश्न है, 6xy तथा 4x⁻² का गुणनफल है। यानी हमें क्या करना है, 6xy और 4x⁻² का गुणा करना है। तो यहाँ पर 6 का हम 4 से गुणा करेंगे तो 6 चौक 24 हो जाएगा। x⁻² से गुणा करेंगे, देखो x⁻² और इस x का गुणा करेंगे तो अब देखो यहाँ घात 2 है और यहाँ घात 1, तो घातें जुड़ेंगी और हो जाएगी x⁻3, ठीक है। तो यहाँ x का x⁻2 से गुणा होगा तो हो जाएगा x⁻3, फिर पीछे आ जाएगा y। ये इसका सही उत्तर होगा। तो ये किस ऑप्शन में है, देखो 24x⁻3y, ए हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। फिर देखो यहाँ पर बराबर का निशान है, यहाँ पर है 5/6 और इस 5/6 को, ठीक है, ये बड़ा है, बड़े का निशान लगा दो। ये कितनी बार गुणा हो रहा है, 5/6 गुणा 5/6 गुणा 5/6। तो अब देखो किसी भी संख्या को जब हम 3 बार गुणा करते हैं तो उसे हम कैसे लिखते हैं, 5/6⁻3, है ना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 5/6⁻3, ठीक है। जब भी किसी संख्या को हम लगातार 3 बार गुणा करते हैं तो इसे हम कैसे लिखेंगे, 5/6⁻3 लिखेंगे। प्रश्न संख्या 13 है, a-b⁻², इसका उत्तर क्या होगा। तो देखो ये हमारी सर्वसमीका है और हमने 3 सर्वसमीका याद रखनी है। कौन कौन सी वो मैं लिख देता हूँ, a+b⁻², a-b⁻² और a² - b²। ये हमें 3 सर्वसमीकाएं याद रखनी है, ठीक है। a+b⁻² को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा a⁻² + 2ab + b⁻²। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो a⁻² - 2ab + b⁻²।
और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा a प्लस बी गुणा a माइनस बी। तो ये 3 सर्वसमीकाएँ आपको याद रखनी है, ठीक है। ये 3 सर्वसमीकाएँ हैं जो आपको क्या करनी है, याद रखनी है। अब हमें किसका पूछा, a माइनस बी की घात 2 का पूछा, तो इसका उत्तर क्या होगा, ये होगा। इसमें और इसमें क्या अंतर है, इसमें है सब में प्लस है और इसमें पहले वाले में माइनस है, दूसरे वाले में प्लस है, बस यही अंतर है, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये याद रखना पड़ेगा आपको। 2 अंकों की संख्या ab को लिख सकते हैं। तो देखो 2 अंकों की संख्या, जैसे मैं अगर 2 अंकों की संख्या लूँ 22, ठीक है, तो इस 22 को मैं कैसे लिखूंगा, आप कहोगे सर ये 20 से 2 ज़्यादा है, ऐसे ही कहोगे ना, 20 से 2 ज़्यादा है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, आपने ये जो आगे वाला 2 है उसका 10 से गुणा कराया तो 20 बन गया, और पीछे वाला जो 2 है उसको 2 लिखा। तो इस AB को भी हम कैसे लिख सकते हैं कि जो AB है, पीछे वाला इकाई अंक है वो तो B रहेगा, और जो आगे वाला अंक है उसका हम 10 से गुणा करा देंगे। तो 10 का A से गुणा कराएंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10A, 10A है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं 10A प्लस बी, 10A प्लस बी। तो 10A प्लस बी, ऑप्शन हमारा क्या सही हो जाएगा, A सही हो जाएगा। समझ आया, बहुत बढ़िया। 15वां क्वेश्चन है, 15/16 XYZ 9 XYZ का गुणांक है। तो यहाँ पर ये ऐसे है कि 15/16 XYZ 9 की जगह में क्या है, में XYZ का गुणांक है, यानी XYZ का हमें गुणांक बताना है। इसका मतलब है कि XYZ से कौन गुणा हो रहा है, तो XYZ से कौन गुणा हो रहा है, 15/16 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ हमारा XYZ का जो गुणांक है वो क्या आ जाएगा, 15/16, बी इसका सही उत्तर होगा। अब है प्रश्न संख्या 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला प्रश्न है, इसमें समीकरणों में सदैव खाली जगह का चिन्ह प्रयोग होता है। तो हमेशा याद रखना, समीकरण में हमेशा बराबर का चिन्ह प्रयोग होता है। हम समीकरण कैसे लिखते हैं, 2x + 5 = 7, ठीक है। तो समीकरण में हमेशा कौन सा चिन्ह प्रयोग होता है, बराबर का चिन्ह प्रयोग होता है। तो आप बराबर लिखो या बराबर का चिन्ह लगाओ, चलेगा। प्रश्न 2 है, वर्ग संख्या के अंत में यहाँ पर शून्य क्या आएगा, शून्य, यहाँ पर क्या आएगा, शून्य, ठीक है। शून्यों की संख्या केवल सम होती है, सम अंक में शून्य होते हैं, ठीक है। जो भी वर्ग संख्या होगी उसमें जो जीरो है वो हमेशा सम होंगे, ठीक है, केवल सम होती है। जैसे अगर मैं बात करूँ 100 की, तो 100 में कितने जीरो है, 2 मतलब यहाँ सम अंकों में जीरो है, ठीक है। और ये किसका वर्ग है, ये 10 का वर्ग है, 10 की घात 2 का वर्ग, ठीक है, समझ गए, यहाँ सम आएगा। तीसरा प्रश्न है, ब्याज का संयोजन खाली जगह होने पर ब्याज की दर आधी हो जाती है। तो ब्याज की दर को हम आधा कब करते हैं, जब उसका संयोजन क्या हो, अर्धवार्षिक हो, है ना, पढ़ा होगा आपने अर्धवार्षिक। तो जब आप ब्याज अर्धवार्षिक पर देते हैं, हम समय को दुगना करते हैं और दर को आधा करते हैं। कब, जब हमारा जो ब्याज का संयोजन है वो अर्धवार्षिक होता है, ठीक है। अब फोर्थ है, 2/8 x की घात 4 में x की घात 4 का गुणांक खाली जगह है, यानी x की घात 4 से गुणे में कौन है, इसका गुणांक ही आगे वाला होता है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 2/8। पांचवा है, किसी संख्या में इकाई का अंक 0 हो तो यह संख्या खाली जगह से विभाज्य होती है। तो ये संख्या, कोई भी संख्या है मेरे पास, जैसे 20 है, तो इसका इकाई अंक क्या है, 0। तो देखो, जिसका इकाई अंक 0 होता है वो 2 से भी विभाजित होता है, 5 से भी विभाजित होता है और 10 से भी विभाजित होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर इनमें से हमें कोई एक लिखना है, तो हम 10 लिख देते हैं ना, वो हमेशा 10 से विभाजित होता है, ठीक है। अब है प्रश्न संख्या 3। प्रश्न में हमें इसको सरल करना है, ठीक है। देखो कैसे करना है, मैं आपको बता देता हूँ। प्रश्न दिया हुआ है, 16 की घात -1 गुणे 5 की घात 3 बट्टे 2 की घात -4। तो अब आपको मैं यहाँ पर जो समझाऊंगा वो ध्यान से समझना। जब भी बट्टे के ऊपर कोई संख्या, जैसे मान लो 2 है और ऊपर घात कितनी दी हुई है, -1 दी हुई है, तो इस घात को सबसे पहले आपको प्लस बनाना है, -1 को +1 बनाना है।
तो ये +1 कब बनेगा, जब आप इसको नीचे भेज दोगे, ठीक है। और मान लो यहाँ पर कोई संख्या है 7 की घात -2, तो आपको इस -2 को पहले प्लस बनाना है। और ये प्लस कब बनेगा, +2 कब हो जाएगी घात, जब आप इस 7 को ऊपर भेज दोगे। यानी घात अगर माइनस की है तो उसको प्लस बनाने के लिए या तो नीचे भेज दो, या नीचे है तो ऊपर भेज दो, वो प्लस की बन जाएगी। तो पहला काम तो हमें यहाँ करना है। तो देखो यहाँ मैं पहले बट्टा लिख देता हूँ, ये कहाँ चला जाएगा, नीचे। तो 16 की घात -1 से क्या हो जाएगा, 16 की घात +1, ठीक है। तो यहाँ +1 आ जाएगा। ऊपर आपका यहाँ प्लस का 3 है, यानी 5 की घात +3 है, तो 5 की घात +3 ही रहने दो। अब ये देखो 6 की घात -4 है, तो इसको ऊपर भेजेंगे। तो ऊपर आपको गुणे में भेजना है, ध्यान रखना है, इसमें पास में गुणा का निशान लगाना है। तो ये ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा 10 की घात 4, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें 2 की घात 4 का क्या मतलब होता है, 2 की घात 4 का मतलब होता है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यही होता है। तो जब इसको गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, 16 गुणा 5 की घात 3 का मतलब होता है 5 × 5 × 5, गुणा करेंगे तो कितना आएगा 125, बट्टा नीचे 16 की घात 1 मतलब कितना है 16, 16 से 16 कट जाएगा, उत्तर हमारा कितना आएगा 125, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको कॉपी में लिख सकते हो, है ना। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न हमारा क्या है, इसमें हमें घातांक के रूप में लिखिए। यानी जो ये प्रश्न हमें दिया हुआ है इसको हमें घातांक के रूप में ही लिखना है, ठीक है, लेकिन सॉल्व करके लिखना है। तो यहाँ हमें दिया हुआ क्या है, हमें दिया हुआ है 4 की घात 3 गुणा 4 की घात 4, फिर यहाँ कोष्टक है, भाग 4 की घात 3, ठीक है। तो देखो हमने एक नियम पढ़ा था, क्या नियम पढ़ा था, कि जब यहाँ पर हमारा आधार समान हो, इन दोनों में देखो 4 यहाँ भी है और 4 यहाँ भी है, तो ये हमारा आधार होता है। तो जब आधार समान हो और घाते ऊपर अलग अलग हो, ठीक है, तो आधार समान होने पर और वो गुणे में होने पर ये घाते हम जोड़ देते हैं, समझ गए आप। तो यहाँ पर 3 और 4 टोटल कितनी घात हो जाएगी 7, तो यहाँ मैं इसको 4 की घात 7 लिख सकता हूँ सीधा, फिर भाग 4 की घात 3। अब देखो यहाँ भी आधार समान है लेकिन घाते अलग अलग है। पहले गुणे में थी तो हमने इसको जोड़ा, घातों को जोड़ा, लेकिन अब घाते हैं ना, इसके बीच में क्या है, भाग का निशान, तो घातों को हमें घटाना है। तो अब देखो 7 में से 3 गया, पीछे कितना बचा 4, यानी ये हो जाएगा 4 की घात 4, ठीक है। और हमें उत्तर जो है वो घातांक के रूप में ही लाना है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब आपको इसमें समझ में नहीं आया तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, देखो 4 की घात 3 का मतलब होता है 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 की घात 3 का मतलब यही होता है, फिर गुणे का निशान, तो गुणा का निशान। 4 की घात 4 का मतलब होता है 4 को 4 बार गुणा, 1 2 3 और 4, ठीक है, ये हो गया, भाग 4 की घात 3, यानी कि 4 गुणा 4 गुणा 4। अब यहाँ टोटल कितनी बार 4 गुणा हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 की घात 7, भाग, या एक काम करो, लिखो मत, भाग का मतलब होता है बट्टा, तो मैं इसको बट्टा बना के ये इसके नीचे भेज देता हूँ, है ना। तो यहाँ पर कितने 4 है, 7 4 है, और तो अगला स्टेप में क्या होगा, ये बट्टे में नीचे आ जाएगा, 4 गुणा 4 गुणा 4, तो यहाँ जो भी 4 है वो कट जाएंगे ऊपर नीचे। अब कितने 4 बचे, देखो 1 2 3 4, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 4 की घात 4। तो अगर ये पसंद आया तो आप ऐसे कर लेना, ये पसंद आया तो आप ऐसे कर लेना, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, 5वां प्रश्न है 5/6x + 7/6x + 1/6x का योगफल ज्ञात कीजिए। तो इसको कैसे करना है ये भी समझ लो। प्रश्न है 5/6x + 7/6x + 1/6x, ठीक है। तो बट्टे वाली संख्याओं की जोड़ हम कैसे करते हैं, एलसीएम से। और यहाँ पर देखो नीचे सब में 6 है, तो एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा 6। अब ऊपर जो नंबर है उनको ऐसे कैसे जोड़ दो, ऊपर 5x है, 5x ये याद रखना, 5 × x है, प्लस 7x प्लस 1x का मतलब होता है x। अब ये कितने x हो गए, देखो 5 और 7 12, 12 और 1 13, इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा 13x/6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1:4 को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। तो देखो अनुपात को आपको
प्रतिशत में कैसे कन्वर्ट करना है वो भी समझ लो। कितना दिया हुआ है 1:4, इसको हमें प्रतिशत में बदलना है। तो आप क्या करोगे, 1:4 का मतलब होता है 1/4, ठीक है। अनुपात की जगह बट्टा और जो ये 4 पीछे है वो नीचे आ जाएगा। प्रतिशत में बदलने के लिए इसे हमें 100 का गुणा करना पड़ेगा। अब देखो 1 का 100 से गुणा करो तो कितना आएगा ऊपर 100, फिर हमें किसका भाग देना है 4 का। अब 100 में 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा 25, तो ये 25 क्या हो जाएगा 25% हो जाएगा। तो ये अनुपात से हम इसको किस में बदल देंगे, प्रतिशत में बदल देंगे। अगला जो प्रश्न है वो है 8000 का घनमूल अभाज्य गुणनखंड द्वारा ज्ञात कीजिए। यानी जो ये 8000 है इसका हमें घनमूल किस विधि से ज्ञात करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसमें देखो हमें किन किन का भाग देना है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, यानी अभाज्य संख्याओं का भाग देना है। तो यहाँ देखो 2 का भाग जा रहा है ना, तो 2 का भाग देंगे तो 2 चौके 8, 4 बार गया। अब ये जो 3 जीरो है वो यहाँ नीचे आ जाएंगे, फिर इसमें 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4, फिर ये जीरो नीचे आ जाएंगे, 2 एकम 2, फिर 3 जीरो नीचे आ जाएंगे। फिर अब देखो 2 1 में नहीं भाग जाएगा, 10 में देंगे, 2 पंजे 10, अब 2 जीरो नीचे आ जाएंगे, 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4, पीछे बचा 1, 2 पंजे 10 और ये जीरो नीचे आ जाएगा, ठीक है। 2 दूनी 4, सॉरी 250 होगा। फिर 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, पीछे बचेगा 1, 2 पंजे 10। अब देखो यहाँ 2 का भाग नहीं जा रहा है, अब चेक करो 3 का जाएगा क्या, इनको जोड़ो, 5 और 2 7, 7 और 1 8, इनकी जोड़ में 8 आया और 8 3 के पहाड़े में नहीं आता, इसलिए इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा। तब 5 का पीछे क्योंकि इकाई अंक 5 है इसलिए 5 का भाग इसमें जाएगा, 5 का भाग देंगे, इतनी बार जाएगा, देखो भाग दे सकते हो आप, है ना। 5 दूनी 10, पीछे बचा 2, 5 25, कितनी बार गया भाग 25 बार, तो यहाँ 25 आएगा। फिर 5 का भाग कितनी बार जाएगा 5 बार, ठीक है। अब मुझे क्या ज्ञात करना, 8000 का घनमूल ज्ञात करना है। कैसे होगा, तो इनके देखो 2 2 के 3 3 के सेट बनो, ये एक सेट बना, ये दूसरा सेट बना और ये तीसरा सेट बना। तो जो 8000 है उसका मुझे घनमूल ज्ञात करना है। तो इसके मैंने जो अभाज्य गुणनखंड निकाले वो क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर 5 गुणा 5 गुणा 5, ठीक है। ये एक जोड़ा बना 2 बार आ गया, ये दूसरा जोड़ा बना फिर 2 बार आ गया, ये 5 का जोड़ा बना 5 बार आ गया। अब इनको गुणा कराएंगे तो देखो 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20, ठीक है। तो जो 8000 है उसका घनमूल जो है वो कितना आएगा 20 आएगा, ये हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न देखो, 42 का वर्ग ज्ञात कीजिए। 42 के वर्ग का मतलब क्या होता है, वर्ग का मतलब होता है ये 42 का वर्ग, वर्ग का मतलब होता है 42 का 42 से गुणा। तो अब हम 42 से 42 का गुणा रफ कॉपी में करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 गुणा 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 8 और 8 16, हासिल का 1, ये उत्तर कितना आ जाएगा 1764। 42 का जो वर्ग है वो कितना आएगा 1764। अगला प्रश्न देखो, आयत की परिभाषा दीजिए। तो आयत की परिभाषा क्या होती है कि जो आयत होता है उसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं, चारों कोण समकोण होते हैं। समझ गए, आयत की क्या परिभाषा होगी, आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और इसके चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है, एक समबाहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण की माप ज्ञात कीजिए जिसकी 5 भुजाएं है, ठीक है। यहाँ पर भुजाओं की संख्या हमें दी हुई है। तो देखो समबाहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का जो माप का सूत्र है वो होता है x-2 × 180 बट्टा n। अब यहाँ पर जो ये n है वो आपके क्या है, भुजाओं की संख्या है ना, और ये x क्या है, ये आपका यहाँ n आएगा, x नहीं आएगा, n आएगा, है ना। तो n भी क्या है, भुजाओं की संख्या, और भुजाओं की संख्या हमें कितनी दी हुई है 5, ठीक है। तो जहाँ n है वहाँ हमें 5 रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर n यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 - 2 गुणा 180
बट्टा नीचे ये n है, यहाँ भी कितना आ जाएगा 5। पहले हम कोष्टक सरल करेंगे, तो 5 में से 2 गया 3, 3 गुणा 180 आएगा, तो ये हो जाएगा 3 गुणा 180 बट्टा 5। अब देखो 180 में 5 का भाग जाता है, तो 180 में हम 5 का भाग दे देते हैं पहला। 5 3 15, पीछे बचा 3 और 0 और 6 पंजे 30। ठीक है, उत्तर कितना आया 36। तो यहाँ जब मैं भाग दूंगा तो यहाँ 36 आएगा। अब 36 का हम 3 से गुणा करेंगे, तो 6 3 18, हासिल का 1, 3 3 9 और 1 10। तो यानी जो इसका प्रत्येक कोण होगा वो कितना होगा 108 डिग्री का। ठीक है, यानी समबाहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण की जो माप है वो कितनी आएगी 108 डिग्री आएगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न एक समीकरण है, इसको हमें सरल करना है, तो हम इसको सरल करते हैं। देखो समीकरण क्या है, 2x - 3 बराबर x + 2। तो हमें क्या करना है, x को x के पास लाना है, नंबर को नंबर के पास। तो जब ये x उधर आएगा तो ये प्लस का है, उधर कैसा हो जाएगा माइनस का, और ये माइनस का 3 उधर आएगा तो ये माइनस का उधर आके क्या हो जाएगा प्लस। तो जो नहीं जा रहे हैं पहले उनको लिख दो। देखो ये 2x कहीं नहीं जा रहा है, बराबर कहीं नहीं जा रहा है, बराबर यहाँ लिख देता हूँ, और ये 2 कहीं नहीं जा रहा है। ठीक है, ये x उधर जाएगा तो माइनस का x हो जाएगा, ये माइनस का 3 उधर आएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। 2x में से 1x गया, पीछे कितना बचा प्लस का x, और 3 और 2 कितना हो जाएगा 5। यहाँ हमारा x का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 5 आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है -2/3 गुणा 4/5 गुणा 6/16। इसको हमें हल करना है। देखो यहाँ सही से छपा हुआ नहीं है, इसे हमें क्या करना है हल करना है। तो चलो हम हल कर लेते हैं। यहाँ है -2/3 गुणा 4/5 गुणा 6/16। तो सबसे पहले देखो ऊपर नीचे अगर किसी संख्या का भाग जाए तो हमें भाग देना है। देखो 3 में 3 का भाग जाता है, 6 में भी 3 का भाग जाता है, इन दोनों में हम 3 का भाग देंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। इन दोनों में 4 का भाग जाता है ना, 4 एकम 4 और 4 चौक 16। अब इन दोनों में 2 का भाग जाता है, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब ये 2 से 2 कट जाएगा तो ये भी कट गया, यानी अब मेरे पास ये सारे कट गए, बस ये 5 नीचे है। तो ऊपर सब कट गए, इसका मतलब ऊपर 1 बचा है, और ये माइनस का निशान भी है ना, -1 बटा नीचे कितना बचा 5। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ओके। अगला प्रश्न है, ऐसी 5 परिमेय संख्याएं लिखिए जो 2 से छोटी है। तो हम नंबर लाइन पढ़ चुके हैं कि नंबर लाइन में यहाँ 0 होता है, यहाँ 1 होता है, यहाँ 2 होता है, -1 फिर -2 फिर -3, ऐसे हमने नंबर लाइन पढ़ी है। तो हमें 2 से छोटी संख्याएं बतानी है। तो 2 से छोटी हमारे पास देखो 1 है। ठीक है, 1 और 0 के बीच में यहाँ 1/2 होनी, आधा होता है, तो आधा भी एक परिमेय संख्या है। 0 भी एक परिमेय संख्या है, -1 और -1/2 भी परिमेय संख्या है। तो हमने वो 5 परिमेय संख्या बता दी। ठीक है, आप कुछ भी बता सकते हो, आपको परिमेय संख्या बतानी है। आप चाहो तो 1, 0, -1, -2 और -3 भी बता सकते हो, ये भी आपके परिमेय संख्या ही है। ठीक है, अब अगला जो प्रश्न है वो है 3.02 × 10⁻⁻6। शायद मेरे ख्याल से इसको हमें सामान्य रूप में लिखना है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे इसको देखो एक बार, यहाँ पर सही से छपे हुए नहीं प्रश्न। ठीक है, और शायद इसमें जो प्रश्न हमें दिया है 3.02 × 10⁻⁻6, इसको हमें सरल रूप में लिखना है। तो सबसे पहले देखो 10⁻⁻6 ये माइनस की घात है, इसको हम प्लस बनाएंगे और कहाँ लेके आएंगे नीचे, तो ये हो जाएगा 3.02 बट्टा 10⁻+6। ठीक है, अब 10⁻6 का मतलब क्या होता है, 3.02 बट्टा 10 के पीछे कितने जीरो, 6 जीरो, 1 2 4 5 और 6। ठीक है, अब हम यहाँ से जब पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ कितने अंक है, 2 अंक, तो 2 जीरो और नीचे आ जाएंगे। तो यहाँ से जब मैं पॉइंट हटाऊंगा तो ये नियम होता है 302 हो जाएगा ऊपर। अब पहले से यहाँ 6 जीरो थे तो 2 जीरो और नीचे आ जाएंगे, तो 6 और 2 कितने जीरो हो जाएंगे नीचे, 8 जीरो। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब इसको वापस हमें पॉइंट में बदलना है। ठीक है, तो पॉइंट में देखो कितने अंक छोड़ के ऊपर पॉइंट लगाना है। अब टोटल कितने जीरो, यहाँ 8 जीरो, तो ऊपर 8 अंक होने चाहिए, उसके बाद पॉइंट आएगा।
लेकिन ऊपर तो 3 ही अंक है, तो हम क्या करेंगे, देखो ये 3 अंक है, फिर 4 5 6 7 और ये 8 हो गए 8 अंक, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमें 8 जीरो है क्योंकि नीचे, तो ऊपर 8 अंक छोड़ के पॉइंट लगाना, तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा और यहाँ हम जीरो लगा देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 15 देखो, एक समीकरण दी हुई है और समीकरण को हमें क्या करना है, सरल करना है। तो यहाँ समीकरण है 8x - 3 बट्टा 3x बराबर 2। तो सबसे पहले हम ये जो बट्टे में है उसको उधर भेजेंगे। तो बट्टे में है तो इधर किस में आएगी, गुणे में। तो ऊपर क्या है 8x - 3 बराबर 2, ये सब अपनी जगह पर है। कौन जा रहा है, ये 3x। तो ये बट्टे में है तो इधर गुणे में आ जाएगा 3x। अब पहले हम गुणा कर देते हैं, 8x - 3 बराबर 3 दूनी 6, तो ये 6x हो जाएगा। x को x के पास और नंबर को इधर भेजेंगे, तो ये 8x, ये जब इधर आएगा तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस का 6x बराबर ये माइनस का 3 उधर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, 8x में से 6x गया, कितना बचा, 2x बराबर 3। अब ये 2 गुणे में है तो बट्टे में जाएगा, तो x बराबर 3/2 आ जाएगा। तो यहाँ x का मान हमारा क्या होगा, 3/2। प्रश्न संख्या 16 में हमें क्या करना है, देखो समांतर चतुर्भुज ABCD में x y z के मान ज्ञात करने हैं। तो समांतर चतुर्भुज की विशेषता हमने पढ़ी थी। ठीक है। देखो अगर आपको इस मॉडल पेपर के कक्षा 8 के सारे वीडियो देखनी है, पूरी प्रश्नावली देखनी है, तो मैंने पूरी प्रश्नावली की वीडियो बना दी है। ठीक है। आपको क्या करना है, मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाना है और प्लेलिस्ट में आपको कक्षा 8 की सारी वीडियो मिल जाएगी। ठीक है। और एक बात और, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करो और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करो। तो देखो इसमें क्या करना है, हमें समांतर चतुर्भुज की विशेषता हमने पढ़ रखी है कि इसके आमने सामने की कोण बराबर होते हैं, यानी x जो भी होगा वो z के क्या होगा, बराबर होगा। पहली बात तो ये आमने सामने के कोण ये दोनों हैं, तो आमने सामने के कोण ये दोनों भी है। तो y हमारा कितना हो जाएगा, 100 डिग्री, क्योंकि ये दोनों बराबर है। तो यहाँ से तो हमारा पास आ गया y बराबर 100 डिग्री। क्यों, क्योंकि इसके जो सम्मुख कोण है वो बराबर होते हैं। आगे आप लिख सकते हो कारण जो इसके सम्मुख कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। अब हमें x और z की वैल्यू चाहिए, कैसे आएगी, देखो इसको समझना आप। जो समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, ये हमें x दिया हुआ है और ये हमें दिया हुआ है 100। ठीक है। ये दोनों जो कोण हैं इनको हम कहते हैं आसन्न कोण। और आसन्न कोणों की जो जोड़ है, x और 100 को जब मैं जोड़ूंगा, इन दोनों कोणों को जब मैं जोड़ूंगा, तो आसन्न कोणों की जोड़ हमेशा 180 डिग्री होती है। किसमें, समांतर चतुर्भुज में। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। तो अब मुझे x चाहिए, तो 100 उधर जाएगा, तो x बराबर 180 अपनी जगह पर, 100 उधर जाएगा तो माइनस का 100 हो जाएगा। x बराबर 180 में से 100 गया, कितना बचा, 80 डिग्री। ठीक है। तो x भी हमारे पास आ गया 80 डिग्री। ठीक है। तो x हमने निकाल दिया 80 डिग्री। कैसे निकाला, आसन्न कोण से निकाला। ठीक है। अब x और z बराबर है तो z भी हमारा कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। ठीक है। ऐसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं।